सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, अभी आ रही है? यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में रेट पढ़े थे अपन, क्या था रेट का फॉर्मूला? इट इज द इंक्रीज और डिक्रीज या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और अ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। देखो उसका, जैसे वहां पे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते थे, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन अपॉन टाइम करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी टाइम के साथ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी। तो अपन ने नेगेटिव साइन यूज किया था ना। वी हैव टेकन अ हाइपोथेटिकल इक्वेशन R gives P और इसके लिए हमने रेट क्या लिखा था? रेट इज इक्वल्स टू डी ऑफ, या फिर डेल, डी लिख लो, डेल लिख लो, डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल P which was equal to minus डेल ऑफ R अपॉन डेल ऑफ L। ठीक है, याद है नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस? याद है क्या था? हाँ, किसको पॉजिटिव बनाने के लिए? किसके रिएक्शन? कौन सी क्वांटिटी है? हाँ, पहला तो पहले से क्या पॉजिटिव नहीं है क्या वो? हाँ, तो लिखा तो वही है सर। मैं तो नहीं लिखा, आपको लिखा। अरे तो डेल आर नेगेटिव होगा ना, क्योंकि रिएक्शन के साथ रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं। हाँ, रेट को पॉजिटिव करा। ठीक है, रेट आपका ओवरऑल पॉजिटिव रहे इसलिए, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो रेट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अपन देखे थे। ठीक है, चलो एक रिएक्शन लिखते हैं, उसका रेट इक्वेशन लिखेंगे ऐसे। देखो, let us take a reaction, let us take the reaction of decomposition of phosphorus pentachloride. Let us take the reaction of decomposition of phosphorus pentachloride, यानी कि PCl5। ठीक है, तो ये डिकम्पोज होता है ना, तो ये देता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना हो, अपन लास्ट में बात की थी ना, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। प्रोडक्ट आपके अपीयर होंगे, उसके लिए वर्ड अपन अपीयरेंस यूज करेंगे, और रिएक्टेंट्स आपके धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे हैं, तो इसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे डिसअपीयरेंस। तो ये जो क्वांटिटी लिखी, एक्चुअली आप इसको इनका रेट ऑफ अपीयरेंस और रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा? रेट का इसके लिए अपन तीन तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं, आइदर इन द टर्म्स ऑफ अ रिएक्टेंट और इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तीनों से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे इसको? डेल ऑफ PCl5 अपॉन डेल T इज इक्वल्स टू डेल ऑफ PCl3 अपॉन डेल T इज इक्वल्स टू डेल ऑफ Cl2 अपॉन डेल T। जैसा होगा माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, रेट कैन बी रिटन एज, the rate of above equation can be written as this. नहीं, ऐड थोड़ा होगा, जितने टाइम पे इसका एक मोल बन रहा है उतने टाइम पे इसका भी एक मोल बन रहा है। ऐसा थोड़ा कि इसका अलग एक मोल बनेगा और इसका अलग एक मोल, टाइम अलग अलग थोड़ा ले रहे हैं, दोनों एक साथ ही बन रहे हैं। हाँ, अगर ये यहाँ पे 2 होता तो कुछ चेंज होता है यहाँ पे, समझ रहे हो? साइकोमेट्रिक क्या? CL2 का स्क्वायर ऐसा नहीं है, ऐसा बैलेंस भी करना पड़ता है ना फिर। हाँ ठीक है, बैलेंस मान लो, बैलेंस है फॉर एग्जांपल, बैलेंस इक्वेशन है और ये 2 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने दिन, सर तो मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने तो आगे बोलूं, जितने देर में 1 मोल PCl5 डिसअपियर हो रहा है उतने में 2 मोल Cl2 बन रहा है ना, तो अब तो आप रेट तीनों के बराबर नहीं बोल सकते, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, समझ रहे? तो उसको इसके बराबर करने के लिए अपन को हाफ करना पड़ेगा, समझ रहे? क्योंकि उस समय इसकी कंसंट्रेशन हाफ हुई होगी, जब इन लोग 1 मोल बने होंगे तब ये आधा मोल बना होगा, तब ये एक 2 मोल बना होगा, समझ रहे? जब ये आधा बना होगा तब ये 1 बन गया होगा, तो दोनों की स्पीड सेम नहीं है बनने की, समझ रहे? इसकी डिसअपियरेंस की स्पीड और इसकी अपीयरेंस की स्पीड सेम नहीं है,
तो ये जो अपन इक्वेशन अभी लिया ना एग्जांपल में, उसमें कोइंसिडेंटली सबका कोफिशिएंट 1 है, तो आप सबको इक्वल ले सकते हो विदाउट पुटिंग एनी कोफिशिएंट इन फ्रंट, ऐसा आप कर सकते हो अभी इसके लिए। बट अगर कोई एक जनरल इक्वेशन आता है, फॉर एग्जांपल a plus bb gives cc plus dd, तो इसके लिए आप अगर रेट लिखोगे ना तो इक्वेशन कैसा आएगा, 1 अपॉन a कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन डेल्टी इक्वल टू माइनस आएगा सामने, है ना, माइनस 1 बाय b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन डेल्टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट del of c upon del t is equals to 1 upon d del of concentration of d upon del t। समझ रहे हैं? अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया ना उसमें सब 1 है, जानबूझ के मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल ये लिया है। अगला एग्जांपल हम ऐसा लेंगे जिसमें कोफिशिएंट्स कुछ और होंगे, तो अपन ये अप्लाई करेंगे। बट तब भी इनका रेट ऑफ अपीयरेंस अगर या डिसअपीयरेंस पूछेगा ना तो वो यही क्वांटिटी है, ये चीज याद रखना। ये जो 1/c आया ये तो रेट के लिए आता है, समझ रहे हैं? तो ये जो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है ना, ये आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है रिएक्टेंट का, एंड दिस आर द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये उनके इंडिविजुअल के रेट है, और अगर आप एक रिएक्शन का रेट बोलोगे तो वो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उनके सामने आ जाएगा। समझ रहे हैं? इंडिविजुअल का रेट ऑफ अपीयरेंस इन्हीं को बोलेंगे बस, उसके लिए आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं रिएक्शन का रेट बोल रहा हूं तो आपको वहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, ये वाला लिख लिया ना, PCl 5 वाला, ठीक है, नीचे लिखना, लिखेंगे इसके बाद नीचे लिखो, इन द अबव एग्जांपल the stoichiometric coefficient of each reactant and product, the stoichiometric in the above reaction, the stoichiometric coefficient of each reactant and product, the stoichiometric coefficient of each reactant and product is the same, ठीक है, चलिए मैं ना, if the stoichiometric coefficients are not same, if the stoichiometric coefficients are not same, for example एक रिएक्शन और लिखेंगे, तो बैलेंस करेंगे कि हाँ सर, टू आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, 4 तो 6 हो गया, गया, 5 हो गया। सर तुम्हारा 2 तो उसको 10 कर देंगे और इसमें 4 और 9, ठीक है, 10 8 को 10 4 4, ठीक है सर। और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके अलग अलग है ना, ठीक है, तो इनके लिए तीनों का पहले रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो अभी लाइन में लिखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू, वहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है, सिंपली माइनस डेल या डी ऑफ N2O5 अपॉन dt, फिर कैसा वो रेट में लिखेंगे ना, रेट जब अपन इक्वेशन की बात करेंगे। अभी तो मैं बोला वहां पर कि जब मैं इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट की बात कर रहा हूँ ना, उनके अपीयरेंस की, तो हम सीधा सिर्फ उसका 1 मोल ही लेंगे, आप ये मान के चलो, ठीक है। और जब हम रिएक्शन की बात करेंगे ना तब उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो फिर अगला, रेट ऑफ अपीयरेंस of NO2 will be d of NO2 upon dt। मैं तीनों को इक्वेट ना कर रहा हूं, बट रेट के इक्वेशन में हम तीनों को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 हो जाएगा d of O2, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है।
और जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तब क्या होगा? -1/2 d ऑफ N2O5 अपॉन dt, या फिर 1/4 d ऑफ NO2 अपॉन dt, या फिर d ऑफ O2 अपॉन, तीनों में से कुछ भी। ये तो अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट को देख के निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन के। ठीक है, ओके। इन जनरल इक्वेशन वाला लिखे तो पीछे लिखा होना, ये हो गया सबको? इन जनरल ये लिख लो, AA plus BB gives CC plus DD, तो रेट इज इक्वल टू इतना पूरा लिख लो। क्वेश्चन लिखना। सर ये रिवर्सिबल के लिए होगा तो उसमें इन दोनों में माइनस जाएगा, वो दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन in terms of different reactants and products. Express the rate of following reaction in terms of different reactants and products. Reaction लिखना, NH3 अमोनिया, बैलेंस आप लोग करना, ठीक है, बैलेंस नहीं बता रहा हूँ, प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स NO नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, प्लस सर एक H2। बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। क्या बोले? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। Express the rate of reaction, the rate of the following reaction in terms of different reactants and products. Reaction है ammonia reacts with क्या, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन to give NO and H2। इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। रेट निकालने के लिए यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। ओके, इफ द, नीचे देखो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। If the rate of formation of NO, if the rate of formation of NO, if the rate of formation of NO is 3.6 into 10 to the power -3, यूनिट क्या था रेट का? मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड। ये NO का रेट ऑफ अपीयरेंस है, ठीक है, नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, यानी कि सिर्फ dNO अपॉन dt है ये। है क्लियर? आप इक्वेशन बैलेंस करो और जो भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा उसको 1 अपॉन करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ एवरीवन, ओके। तो कैलकुलेट, फर्स्ट निकालना, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, कैलकुलेट, फर्स्ट है द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3,
and second rate of formation of H2O. Rate of formation of H2O. Rate of formation of H2O. सबसे पहले तो इक्वेशन बैलेंस करके मुझे बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। क्या आ रहा है? 4NH3 plus 5O2 is 4NO plus 6H2। सबका ऐसा आ रहा है, देखो करना ना बैलेंस, ठीक है। ये जो बोल रहा है तुरंत कुछ दिनों से तो गलत बता रहा हूँ, ठीक है। चेक कर लो एक बार, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 10 है, 6 और 4 10, और हाइड्रोजन 12, इधर 12, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। तो अब इसके हेल्प से अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं जैसा अपन ने ऊपर लिखा है, हो जाएगा। हाँ फातिमा, तो रेट इज इक्वल्स टू 1/4 D of NH3 अपॉन dt, माइनस लगेगा ना सामने, याद रखना रिएक्टेंट के समय माइनस लगेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1/5 D of O2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/4 D of NO अपॉन dt, जो कि ये हमारे क्वेश्चन में हमको गिवन है, दिस टर्म, we have this term in our question, right? Rate of formation of NO is equals to 1/6 D of H2O upon dt। ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाँ एग्जैक्टली, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, और जब इन दोनों को इक्वेट करोगे अमोनिया वाला और ये, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया आ जाएगा। समझ रहे? ये 4 को उधर लेके जाओ, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसकी तो वैल्यू दी हुई ना, इतने टर्म की वैल्यू दी हुई है, निकाला दोनों निकाल, जल्दी दोनों पार्ट कैलकुलेट करो। माही आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? आपको ये वाला पार्ट ना दिया हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO। हमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नहीं बताना ना, क्वेश्चन में बस बोला है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो हम बता दिए यहाँ पे। एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये वाला पार्ट हो गया। हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। आई वांट टू कैलकुलेट दिस, तो आप इन दोनों को इक्वेट करो, एक साथ ले लो, इसको और इसको एक साथ ले लो, 4 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि देखो ना दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, देख रहे हो ना? अब देख पा रहे हैं सर, जितने देर में ये 4 खत्म हो रहा है ना, उतने देर में ये 4 बन रहा है, मतलब दोनों का रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बराबर है, बस अंतर है एक कम हो रहा है उतने क्वांटिटी से, दूसरा उतने क्वांटिटी से बढ़ रहा है। मैं क्लियर? तो बस नेगेटिव साइन आ जाएगा वहां पे, बाकी चीजें सेम रहेगी। क्लियर है? हालांकि नेगेटिव साइन अपन नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो अब हम रेट को तो पॉजिटिव नेगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में दिखाएंगे उसको, हाँ पर वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। 5.4 into 10 to the power -3, ठीक, 5.4 into 10 to the power -3, दोनों को पॉजिटिव ही लिखते हैं ना। हम रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि अमोनिया का डिसअपीयरेंस का रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड का अपीयरेंस का रेट सेम है, जितनी देर में ये 4 खत्म हो रहा है उतनी देर में ये 4 बन रहा है। क्लियर है? तो फर्स्ट का आंसर तो वही आ जाएगा 3.6, अमोनिया वाले का 3.6 into 10 to the power -3 है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और दूसरा निकालने के लिए आप इसको लोगे 1/4 D of NO अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या था, 6 इज इक्वल्स टू 1/6 D of H2O अपॉन dt। ये टर्म हमें गिवन है 1/4 into 3.6 into 10 to the power -3 और into 6 कर दो इधर लेके, आपका D of H2O अपॉन dt इधर। एक तो निकालना है ना, क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना निकालना क्या था। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये, मल्टीप्लाई करने पे 5.4 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो लिखना
नोटबुक देखना पड़ेगा। अनसॉल्व है 4.1, इंटेक्स क्वेश्चन में अनसॉल्व 4.1 क्वेश्चन लिखो। फॉर द रिएक्शन आर गिव्स पी, फॉर अ रिएक्शन आर गिव्स पी, फॉर अ रिएक्शन आर गिव्स पी, द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस, the concentration of a reactant changes, for a reaction R gives P, the concentration of a reactant changes from 0.03 m, 0.03 m to 0.02 m, 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes, in 25 minutes. ठीक है, तो calculate the average rate of reaction, calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and seconds, using units of time both in minutes and second. तो एक बार मोल पर लीटर पर मिनट, फिर एक बार मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक बार मिनट को मिनट में रहने दो और दूसरी बार वो 25 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देना। डिवाइड करेंगे ना, 4.01 हाँ माइनस के साथ है ना, मतलब आपका रेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल आर अपॉन डेल टी, माइनस ऑफ 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25 ही रहने देना। तो फर्स्ट आंसर मोल पर लीटर पर मिनट में आ जाएगा। माइनस ठीक है, 4 into 20 का माइनस माइनस प्लस तो 0.01 अपॉन 25 या फिर 1 अपॉन 2500 तो माइनस 4 into 20 का माइनस, या फिर आपका फाइनल आंसर आएगा इसका 4 into 10 to the power minus माइनस तो मिनट्स में दोनों में एक्सप्रेस करना ना आंसर कभी, तो अगले में अपन मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। 4 into 10 to the power minus 4 m पर मिनट, चलेगा m भी, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, और यही काम करना है, बस अब 25 into 60 भी कर देंगे नीचे, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे ना उसको। अभी ये मिनट में था तो आंसर आपका मोल पर लीटर पर मिनट आया है। अब सेम चीज को अपन को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, करो। क्या किया है? क्योंकि मतलब ये आपका रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट नहीं है, ये रिएक्टेंट का ही 25 मिनट के बाद का नया कंसंट्रेशन है। आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था विद दिस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 25 मिनट के बाद रिएक्टेंट कम होके इतना हो गया। 0.5 ठीक है, नहीं, तो 6.66 into 10 to the power माइनस 6.66 पूरा चीज सेम होगा, 0.01 अपॉन 25 into 60 आ जाएगा यहाँ पे, 0.01 अपॉन 25 into 60। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.66 into 10 to the power minus 6 ना मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे इंटेक्स क्वेश्चन अनसॉल्व 4.2 आप लोग बनाना, 4.2 होमवर्क रहेगा। ठीक है, जैसे उसके बाद वाला है वैसी क्वेश्चन है। ठीक है, बस उसमें ना रिएक्टेंट में 2a गिव प्रोडक्ट आ गया है, अब वो इक्वेशन में चेंज कर देंगे, 1/2 सामने आ जाएगा। अभी नहीं लगाना पड़ा ना उनको कुछ, क्योंकि यहाँ पे r गिव p बोला है, अब अगले क्वेश्चन में 2r गिव p बोल दिया है, समझ रहे? तो 1/2 हो जाएगा, दैट्स और कुछ है ना, हो जाएगा ये। तो सेकंड वाला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन ग्रुप पर भेज दूंगा, आप लोग बना लेना इसको। ठीक है, चलो ओके।
ग्राफ बना लेते दोनों का, कल ग्राफ नहीं बनाए थे ना लास्ट क्लास में, तो हाँ लिख लो। ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दोनों के लिए बनाएंगे, रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट का भी। एक का फॉलिंग कर्व होगा, एक का राइजिंग कर्व होगा, क्योंकि एक समय के साथ कम हो रहा है कंसंट्रेशन एक का, दूसरे का टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, तो पहले इसका बना लो प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन आपका वाई एक्सिस में रहेगा एंड टाइम एक्स एक्सिस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कुछ ऐसा ग्राफ आपका बनेगा, और दूसरे ग्राफ में प्रोडक्ट का बना लेना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोल पर लीटर में हम इसका कंसंट्रेशन दे रहे हैं, और इसका कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर। इसका स्लोप निकाल सकते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो अपन एक किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं ना। अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता, लीनियर ग्राफ रहता कुछ ऐसा, तो हम कोई भी दो पॉइंट लेके उसका स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, राइट। और यहाँ पे तो एक कर्व है, अपन कोई भी एक पॉइंट लेंगे, उससे एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और आप ऐसे इसका चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करके इसका स्लोप निकाल के आप रेट निकाल सकते हो। सेम इज हम यहाँ भी कर सकते हैं, सेम चीज। क्लियर है? तो नीचे लाइन में लिख लेना, rate of reaction can be calculated, rate of reaction can be calculated, rate of reaction can be calculated by finding the slope of above graph, by finding the slope of above graph, finding the slope of above graph। ठीक है, नेक्स्ट में डालना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। लोग तो पता ही ना आपको, कुछ नहीं लिखा डेल आर बाय डेल टी हो जाएगा, यहाँ डेल टी बाय डेल टी हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुछ फैक्टर्स के बारे में बात किए थे अपन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, याद है? तो ये सारे फैक्टर्स आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखना कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसमें हाइफन डाल के लिखो, टू सब्सटेंसेस कैन नॉट रिएक्ट, टू सब्सटेंसेस या टू रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हो, cannot react with each other, two substances cannot react with each other unless their constituent particles, unless their constituent particles, unless their constituent particles come into contact, come into contact। If there is no contact, if there is no contact, if there is no contact, the reaction rate will be zero, the reaction rate will be zero।
Thus we can say that, thus we can say that, thus we can say that the more reactant particles that collide per unit time, the more reactant particles, thus we can say that the more reactant particles that collide per unit time, that collide per unit time, comma, the more often a reaction that collide per unit time, comma, the more often a reaction, the more often a reaction between them can occur. Between them can occur. Hence, the reaction rate increases as the concentration of reactants increases. Hence, the reaction rate increases. Hence, the reaction rate increases as the concentration of reactants increases. As the concentration of reactants increases. ठीक है, हम इक्विलिब्रियम में भी ये चीज पढ़ते थे, अगर आपको याद हो थोड़ा तो, कि A प्लस B gives C प्लस D. अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है ना, तो अब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. स्टॉप इन द सेंस ना रिएक्टेंट्स और कम होंगे ना प्रोडक्ट और बढ़ेंगे. पर आप चाहते हो कि रिएक्शन हो, तो आप क्या करो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो रिएक्टेंट्स ऐड कर दो और या तो प्रोडक्ट निकाल लो. दोनों में से कोई एक काम करोगे ना, तो दोनों ही केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा. ये ली चैप्टर में पढ़ते थे कि जो रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में है उसको आप डिस्टर्ब करोगे आइदर बाय एडिंग रिएक्टेंट और बाय रिमूविंग प्रोडक्ट, तो दोनों ही केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा. ठीक है, जैसे मेरी अमोनिया की फैक्ट्री है और मुझे अमोनिया बनाना है, राइट, तो अमोनिया का रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है. आप सुबह कुछ किलो नाइट्रोजन डाल दिए, कुछ किलो हाइड्रोजन डाल दिए सुबह, और दिन में ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, तो दिन से लेकर शाम तक का काम तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा. और जितना अमोनिया बना होता उतना ही रहेगा, और अमोनिया बनेगा बट उतनी देर में अमोनिया वापस से N2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जो मैं नहीं चाहूंगा. समझ रहे, मैं तो चाहूंगा ना कि अमोनिया का प्रोडक्शन जितना ज्यादा हो सके होता रहे. तो अब मुझे या तो एक काम करना पड़ेगा कि मैं रिएक्टेंट बीच बीच में और डालते जाऊं. अगर रिएक्टेंट अभी और बचा है जो रिएक्ट नहीं हुआ, तब और बढ़ाने से कंसंट्रेशन रिएक्शन का रेट बढ़ा सकता हूं मैं, या तो धीरे धीरे टैप करके मैं अमोनिया को बाहर निकाल देता हूं जो बढ़ता जा रहा है. समझ रहे, तो वो ऐसा प्रोसीड करते हैं. एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम से डिसाइड होता है कि कौन सा रिएक्शन किस कंडीशंस पे काम करेगा. किसको हाई प्रेशर देना पड़ेगा, किसको लो प्रेशर देना पड़ेगा, किसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसको लो टेम्परेचर देना पड़ेगा. हमें पढ़ते देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर एट हाई टेम्परेचर, तो हम उसको टेम्परेचर हाई देंगे. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम टेम्परेचर लो रखेंगे. तो ऐसा कुछ हम कंडीशंस देते हैं, जस्ट वो सारी चीजें अपने इक्विलिब्रियम से ही आती है. ठीक है, किसको हाई प्रेशर देंगे तो रिएक्शन फास्टर होगा, कौन सी रिएक्शन को लो प्रेशर देने से रिएक्शन फास्टर होगा, वो आपके साथ इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये होगा कंसंट्रेशन. सेकंड लिखना टेम्परेचर. ये फर्स्ट फैक्टर हुआ कंसंट्रेशन. अगर आप रिएक्टेंट की बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा. सेकंड टेम्परेचर. इसमें देखो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर increases the average kinetic energy. Increasing the temperature increases the average kinetic energy of its constituent particles, of its constituent particles, of its constituent particles. First of all, as a result, they move faster. As a result, they move faster. As a result, they move faster and collide more frequently, and collide more frequently per unit time, and collide more
फ्रीक्वेंटली पर यूनिट टाइम। ठीक है, दोनों ही फैक्टर आपके रिएक्शन रेट को बढ़ाएंगे, कोलिजन फास्टर हो या आपके मॉलिक्यूल्स फास्टर ट्रैवल करें, दोनों ही रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हेंस रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, हेंस रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, हेंस रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। अब देखो यही काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर को अपन सॉलिड लिक्विड गैस के लिए बोल सकते हैं। पता है ना, सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है पार्टिकल्स की, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होगी, गैस में और ज्यादा होगी। तो गैसियस रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट फास्टर देन लिक्विड रिएक्टेंट्स एंड देन सॉलिड रिएक्टेंट्स। समझ रहे हैं ना? तो एक थर्ड पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो अभी अपन ने ऊपर क्या लिखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिशंस बढ़ेंगे, आपस में रिएक्शन रिएक्टेंट्स जल्दी कोलाइड करेंगे तो जल्दी रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, दैट मींस रेट बढ़ गया। ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड गैस के केस में भी हमने काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पढ़ा है कि सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, लिक्विड्स में ज्यादा होगी और गैसेस में और ज्यादा होगी। तो यहाँ अपन एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी आपका रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा कि अगर रिएक्टेंट्स गैसियस होंगे रिएक्शन फास्टर होगा क्योंकि वो जल्दी जल्दी भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लिक्विड होंगे तो उनसे थोड़ा धीरे होगा गैस से, बट कंपैरेटिवली सॉलिड से फास्टर होगा और सॉलिड में सबसे स्लो होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसमें हाइफन डाल के लिख लो। द रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली स्लोअर इन लिक्विड्स, द रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली slower in liquids, is generally slower in liquids when compared to gases, when compared to gases, and slower in solids when compared to liquids. ठीक है, एक बार इसी पॉइंट में एक और पॉइंट लिखना, यही वाले नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ही। ये तो उनके फिजिकल स्टेट की बात होगी ना कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है। रिएक्टेंट के साइज पे भी आपका रिएक्शन रेट डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स छोटे हैं कि बड़े हैं। अगर आपने बड़े मॉलिक्यूल लिए हैं, एक ब्लॉक लिया है किसी मेटल का, या उसी मेटल को आपने चूरा चूरा करके अलग कर दिया, तो दोनों में ज्यादा फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? जो आपके छोटे छोटे हो होंगे, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मतलब एक कंसंट्रेशन ही होगा। नहीं, मैं उतने की बात कर रहा हूँ, यही ब्लॉक है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल, और उसी ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम को मैंने छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक कर दिया। अभी आप देखो, इसका सरफेस एरिया कम होगा और इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, छोटे छोटे। तभी अपन कभी भी जब कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, वी ऑलवेज यूज फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, पाउडर कैटलिस्ट, ताकि आपके कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ जाए। अभी क्या है, हर एटम का अपना खुद का सरफेस एरिया है। यहाँ पे क्या था, जब ये एटम इसका पार्ट था ना, तो उसका ये वाला सरफेस छूट गया, नहीं कांटेक्ट में था वो किसी और रिएक्टेंट के, समझ रहे हैं? तो साइज, पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा रिएक्शन रेट उतना फास्ट होगा। तो एक पॉइंट साइज के लिए भी लिखेंगे इसी पॉइंट में ही। ठीक है, साइज ऑफ द रिएक्टेंट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, साइज ऑफ द रिएक्टेंट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, size of the reactant also matters a lot. That is, smaller the reactant, faster will be the reaction. Smaller the reactant, faster will be the reaction. ठीक है, हाँ मतलब रिएक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, presence of catalyst, presence of catalyst, presence of catalyst। कैटलिस्ट क्या होता है ये नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कैटलिस्ट हमें पता है, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन। ठीक है, तो वो डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, सीधा अपन इसका पॉइंट लिखते हैं कि कैटलिस्ट के होने से क्या होगा। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, the presence of catalyst increases the speed of reaction
The presence of catalyst increases the speed of reaction in both forward and reverse direction. The presence of a catalyst increases the speed of reaction in both forward and reverse reaction by providing an alternate pathway which has lower activation energy. लास्ट क्लास में ग्राफ बताया था, याद है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे तो एक पहाड़ बनाया था बड़ा सा, कैटलिस्ट के कारण वो पहाड़ छोटा हो जाएगा एनर्जी का, तो जल्दी अचीव कर लेंगे अपन प्रोडक्ट को। तो कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथवे बनाता है जिससे एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, तो आप जल्दी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, वो अब देखो वो हमारी नीड के ऊपर है, बट जनरली जितने भी रिएक्शन हम यूज करते हैं उसको अपन बढ़ाने के लिए ही कैटलिस्ट यूज करते हैं। फिर एक कैटलिस्ट पॉइजन लग जाता है, पॉइजन आता है जो कैटलिस्ट के वर्किंग को या एफिशिएंसी को कम भी कर सकता है, उसको पॉइजन बोलते हैं। और उसका अपोजिट होता है प्रमोटर। प्रमोटर्स भी डालते हैं हम अपने रिएक्शन में जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, लेकिन टाइम के साथ कैटलिस्ट का एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो वो प्रमोटर उस कैटलिस्ट को फिर से उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। वो भी कर सकते हैं पर कैटलिस्ट जनरली और बार बार नहीं डालते कैटलिस्ट, क्योंकि उसका बस सरफेस क्लियर करना होता है ना। मैंने उस दिन आपको बताया था एब्जॉर्प्शन फिनोमिना पे काम करता है आपका कैटलिस्ट। आपका अगर ये कैटलिस्ट का सरफेस है तो रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के ऊपर आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे वो उस सरफेस को छोड़ देंगे ताकि कोई और मॉलिक्यूल्स उस सरफेस में आके फिर से अटैच करे, पास आए, प्रोडक्ट बनाए और वापस निकल जाए। ये काम है एक्चुअली कैटलिस्ट का। मतलब कैटलिस्ट का आप ये बोल सकते हो कि कैटलिस्ट की लाइकिंग रिएक्टेंट की तरफ होनी चाहिए बट प्रोडक्ट की तरफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैटलिस्ट अपन चूज करते हैं। तो नहीं होता ना कि हर रिएक्शन में एक ही कैटलिस्ट लगा रहता है, तो नहीं होता। रिएक्शन टू रिएक्शन हमारा कैटलिस्ट वेरी करता है, क्योंकि रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम ये है कि अगर मेरा रिएक्टेंट ए और बी है और प्रोडक्ट सी है तो इसकी लाइकिंग इन दोनों के लिए होनी चाहिए ताकि ये दोनों आके इसके पास अटैच हो। जैसे ही प्रोडक्ट सी बनेगा इसके साथ इसकी लाइकिंग नहीं होनी चाहिए, तो जैसे ही सी बनेगा ना सी इसको लीव करके चला जाए ताकि वो सरफेस फिर से फ्री हो जाए, ताकि कोई और ए और बी आके रिएक्ट करके सी बना सके। ये काम है एक्चुअली कैटलिस्ट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light. With increase in intensity of light, particles absorb more energy. Particles absorb more energy, thereby increasing the rate of reaction. ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डाला रेट लॉ। टाइम भी तो है, टाइम भी कितना टाइम भी चेंज करेगा रेट लॉ। एक ही रिएक्शन को ज़्यादा टाइम कंसंट्रेशन में तो टाइम भी करेगा। टाइम कैसे बात कर सकता है? रेट तो टाइम पे डिपेंड करता है। तो टाइम मतलब क्या बोलेंगे अपन कि टाइम कम करेंगे तो रेट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। रेडिएशन की इंटेंसिटी वही हो गया ना, लाइट रेडिएशन आ जाए। ठीक है, रेट लॉ। देखो ये लॉ पढ़ने से पहले अपन एक लॉ डिस्कस करते जो अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, एंड दैट वाज लॉ ऑफ मास एक्शन। सुनिए कभी लॉ ऑफ मास एक्शन।
क्या है नहीं पूछूंगा, सुने तो हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे अपन, वहां भी रेट निकालने के लिए ये लॉ यूज करते थे, मैं आपको आपको देखना है, ठीक है। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। इक्विलिब्रियम दिया होगा रिएक्शन, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, कि रिएक्शन का जो रेट है या स्पीड है वो डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कितना है आपके रिएक्टेंट का, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसका रेट निकालूं विथ रिस्पेक्ट टू ए, उसका कंसंट्रेशन ए और बी दोनों के हिसाब से निकालेंगे अपन। रेट इज इक्वल टू, या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ये दोनों रिएक्टेंट्स है ना मेरे, वो सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसा कुछ समझ रहे। ये लॉ ऑफ मास एक्शन का, इसको अपन प्रोपोर्शनलिटी में लाने के लिए एक कांस्टेंट के ऐड कर दिए, ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इसको मत लिखो, फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स ये है ना ए और बी, और प्रोडक्ट सी एंड डी है, कुछ ऐसा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट का इक्वेशन, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा है, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूं, तो अब ये मेरे रिएक्टेंट्स बन जाएंगे और ये मेरे प्रोडक्ट होंगे, तो सेम लॉ मैं इनके लिए कैसे लिखूंगा, इसको मैं के ए की जगह ना यहाँ पे के एफ ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड के लिए है, और यहाँ मैं ले लेता हूँ के बैकवर्ड के लिए, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर, ऐसा होगा, समझ में आ रहा है दोनों। ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा है मैंने, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है ना, तभी तो अपन बोलते हैं कि अब और नया प्रोडक्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है और रिएक्टेंट खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितना देर में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतनी देर में प्रोडक्ट वापस से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे हैं। मतलब एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बोल सकते हैं ऐसा। देखो रेट बराबर होता है, कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पर कंपल्शन नहीं है कि दोनों का कंसंट्रेशन भी बराबर हो। हाँ, कंसंट्रेशन कांस्टेंट जरूर हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट इतना बन के रुक गया तो अब वो इतना ही रहेगा, अगर रिएक्टेंट अभी भी इतना बचा है तो अब इतना ही बचा रहेगा इक्विलिब्रियम में, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और अब दोनों की स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम, कंसंट्रेशन में और मे नॉट बी सेम, बट कांस्टेंट जरूर रहेंगे। सेम और कांस्टेंट में डिफरेंस होता है ना। सेम बोलने का मतलब होगा कि 4 मोल पर लीटर ये भी है, 4 मोल पर लीटर ये भी है, ये नहीं, ये हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार हो, बट हाँ कंसंट्रेशन कांस्टेंट जरूर रहेगा, और बढ़ेगा नहीं, या तो कम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, AF A to the power A into B to the power B is equals to KB C to the power C into B to the power, जैसा होगा KF और KB को एक साथ ले आता हूं, इसको यहां लेकर चल रहा हूं, KF upon KB is equals to concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of D to the power. और कांस्टेंट बाय कांस्टेंट वाज अ न्यू कांस्टेंट, तो अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलोगे के सी, ये तो पढ़े ना, ये तो याद आ गया ना सबको, ये यहीं से आता है लॉ ऑफ मास एक्शन से। जब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में या रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई करूंगा ना, तो ये आता है, वरना अगर आप इसको नॉर्मल रिएक्शन में अप्लाई करोगे तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा, बैकवर्ड तो होगा नहीं। तो अगर ये रिएक्शन ऐसा ना हो कि ए प्लस बी गिव्स सी होता फॉर एग्जांपल, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम इनके बेसिस में ही लिखते हैं, बस R इज इक्वल्स टू K A टू द पावर A इनटू B टू द पावर, इसके लिए रिवर्सिबल है ही नहीं। तो ये है ऊपर जो मैंने लिखा है, दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर अ इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, और उसी से हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया, समझ में आ रहा है। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन, बट रेट लॉ इसको फॉलो नहीं करता है। रेट लॉ बोलता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू नहीं है, मतलब
अगर आप इसके रेट को देखो तो ये तो पूरा का पूरा जो भी ए का कोफिशिएंट है पूरे पे डिपेंडेंट है ना, और ये जो भी बी का कोफिशिएंट है उस पे पूरे पे डिपेंडेंट है, राइट। बट रेट लॉ ऐसा नहीं बोलता, एक्सपेरिमेंटली ऐसा निकाला गया तो पता चला कि हर बार स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर सेम नहीं रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है H2 plus I2 gives HI 2HI, ऐसा कुछ होगा। इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूं ना तो रेट लॉ इज इक्वल्स टू R, यानी कि रेट इज इक्वल्स टू K H2 टू द पावर अल्फा एंड I2 टू द पावर बीटा, कुछ ऐसा होगा जहां पे अल्फा और बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन में और लॉ ऑफ या रेट लॉ में। क्या प्रोडक्ट नहीं बन रहा है? हाँ, प्रोडक्ट तो अच्छा ही बनेगा, बट हम जो रेट लॉ लिख रहे हैं ना, जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसमें हम H2 का कंसंट्रेशन ले रहे हैं, I2 का कंसंट्रेशन ले रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले रहे हैं, बट उनका पावर हर बार स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। तो देखो उन्होंने एक लॉ बोला, लॉ ऑफ मास एक्शन, उन्होंने डायरेक्टली उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे दिया, बट जब एक्सपेरिमेंटली ऐसा किया गया तो हर बार ये ट्रू नहीं हो रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलो कि एक जैसे रिएक्शन ले रहा हूं मैं, CH3 COO C2H5, दिस इज इथिल इथेनोएट, ये एक एस्टर है, राइट। दिस इज इथिल एंड दिस इज इथेनोएट, RCOOR R डैश, ठीक है। दिस इज एस्टर, ठीक है। आप जब इसको पानी में मिक्स करोगे ना, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करते, जो भी बनेगा। अब अगर आप इसका रिएक्टेंट में ना वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते हो तो आपको लगेगा कि रिएक्शन का रेट बढ़ना चाहिए, मतलब रेट लॉ के हिसाब से, बट इसका रेट लॉ में रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 ही है बस। आप पानी कितना भी बढ़ा लो रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, ये एक्सपेरिमेंटली निकालेगा। मतलब आप अगर इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते तो क्या लिखते, आप H2 का पावर भी 1 लेते ना, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा निकाला गया कि आप इसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के देखो और पानी बढ़ाओ, रिएक्शन का स्पीड नहीं बढ़ेगा। हाँ, बट इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है एक्सपेरिमेंटली। अगेन, तो हम किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ, किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ उसके रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते। एम आई क्लियर? ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाएगा। हम एक आध क्वेश्चन देखेंगे एक्सपेरिमेंट वाला कि आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है कि ये ए और बी रिएक्टेंट है, ए का कंसंट्रेशन इतना था, बी का इतना था, तो रेट इतना आया। फिर ए का कंसंट्रेशन डबल किए, बी का उतना ही रहने दिए तो रेट डबल हो गया। इसका मतलब रेट ए के कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने रेट को ए के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया। इसका मतलब द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ऐसा अगर मान लो कि ए का कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 गुना हो जाता, जस्ट इमेजिन रेट ए का कंसंट्रेशन मैंने डबल किया तो रेट 4 गुना हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, ए के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे, तब तो ये 4 गुना हुआ ना, समझे। R इज इक्वल्स टू K A स्क्वायर B। इसका क्या मतलब हुआ, एक रिएक्शन है मेरा A प्लस B के C प्लस D, और उसका रेट लॉ अगर ये लिखा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि इस रिएक्शन का रेट A के लिए पावर 2 पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप A का कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, और B का कंसंट्रेशन अगर मान लो यहाँ पे 3 भी है बट इसकी पावर में 1 ही है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है, ये रेट लॉ। एंड रेट लॉ बोलता है कि पावर्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मेन पॉइंट है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। समझ में आ रहा है? तो बी पे हो सकता है वो 1 ही लिखा है ना, मतलब बी का कंसंट्रेशन अगर आप डबल करते हो तो रेट भी डबल ही होगा बस। समझ रहे? रेट 3 टाइम्स या 9 टाइम्स नहीं होगा, रेट भी क्या होगा, डबल होगा इसके हिसाब से। ठीक है, ये इसका अपन एक क्वेश्चन करेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। प्रॉपर वैल्यूज दूंगा मैं, आप लोग ऑब्जर्वेशंस देखोगे ना आपको और समझ में आया कि हाँ यहाँ दिख रहा है हमें।
कि रेट कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कंसंट्रेशन डबल किया बट रेट उतना का उतना ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप इसका कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, रेट उसके कारण चेंज नहीं होगा। जो मैंने आपको पीछे ये वाला एग्जांपल रखा, यहाँ पे वाटर पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। रेट लॉ को नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे और एक आध क्वेश्चन रेट लॉ के ऊपर करते हैं। कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट रहेगा। टाइमिंग में बताता हूँ, आप लोग अगर